एक बार फिर से आज सभी का स्वागत है भारती इनिशिएटिव में। और ये एक नई शुरुआत है जिसका पार्ट 1 हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी एक नई क्लास को। ये सीरीज अपने आप में एक अलग सीरीज है। हम लोग इसमें हिस्ट्री के टाइमलाइंस को पढ़ेंगे, जितने भी कंफ्यूजिंग डेट्स होते हैं उसको पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक, और विश्व इतिहास के भी जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इस इनिशिएशन को हम लोग ध्यान से देखेंगे और सारे इंपॉर्टेंट डेट्स को ध्यान रखेंगे, और पढ़ने के बाद फिर हम लोग एनालाइज करेंगे कि ये चीज़ें सीक्वेंसली हमारे दिमाग में आई है नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने क्लास की। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री और उसके डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, कब क्या हुआ कब क्या नहीं हुआ, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट बीपीएससी के हो, यूपीएससी के हो, एसएससी के हो, सबके लिए हमेशा से कन्फ्यूज़न का विषय रहा है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है, और इस शुरुआत में हम लोग सीरीज में 5 से 6 चैप्टर्स लाएंगे, और इनमें हम लोग 2500 ईसा पूर्व से लेकर आज़ादी तक के जितने भी टाइमलाइंस है सबको सीक्वेंस में करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक काल को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2500 से 1500 ईसा पूर्व, यानी यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व। हम सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो ताम्रपाषाणिक है। ताम्रपाषाणिक यानी काफ़ी ओल्ड एज की बात हो रही है, ताम्रपाषाणिक। और अगर बात किया जाए कि हाँ ताम्रपाषाणिक का कब से लगभग ड्यूरेशन रहा, तो आप मान के चलिए कि ये है 5000 साल वर्ष पूर्व, लगभग 5000 साल वर्ष पूर्व ताम्रपाषाणिक युग की पृष्ठभूमि। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और सुन लीजिएगा कि ये भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में इसका उदय था। देखिए, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, यानी इस समय प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान उसका एग्जिस्टेंस है। तो इसी पूरे आसपास की लोकेलिटी में भारत को लेते हुए इस घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व था। तो यहाँ पे जानते हैं। और इसके बारे में एक जानकारी और कि 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने इसकी जानकारी दी थी 1826 में सबसे पहले, कि ये जो घाटी है 5000 वर्ष पूर्व लगभग इसका एग्जिस्टेंस रहा होगा, और इसका काल जो माना जाता है ऐतिहासिक काल वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब हम लोग शुरू करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 2000 ईसा पूर्व चिरांद की सभ्यता का उत्कर्ष। देखिए, 2000 ईस्वी पूर्व चिरांद की सभ्यता का उत्कर्ष, ये भी आपको पता है कि सारण जिले के पास है चिरांद, गंगा के उत्तर मैदान में स्थित है। ये पुरातत्व स्थल के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये भी रह चुका है। अब है प्रश्न 3, 2000 से 1500 ईसा पूर्व। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, भारत नहीं होगा, यहाँ पर एशिया होगा। मध्य एशिया से आर्यों का आगमन, आगमन मतलब आना, प्रस्थान नहीं। तो एशिया से मध्य में, मतलब मध्य एशिया से आर्य जो थे भारत में आए थे। तो ये भी 2000 से 1500 ईस्वी के बीच की घटना है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं ऋग्वैदिक काल की ओर। देखिए, ऋग्वैदिक काल सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए, ऋग्वैदिक काल इसलिए इसको कहेंगे क्योंकि ये सबसे प्राचीन ऋग्वेद ही है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। तो इस काल को हम लोग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के ड्यूरेशन में बांट देते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी मिल गई हम लोग को कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका रहा था कार्यकाल। अब देखिए, कार्यकाल मतलब इसका ड्यूरेशन, ये मत सोचिए कि कोई ये किंग है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब है 1000 ईसा पूर्व। तो 1000 ईसा पूर्व आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि बिहार से, जैसे ये चिरांद वाला, तो ये भी बीपीएससी के व्यू से। क्यों? क्योंकि बिहार से जुड़े हुए जो भी फैक्ट हैं, ये जो भी इतिहास हैं, वो बीपीएससी के लिए तो रहेंगे ही रहेंगे हेल्पफुल, और इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और, 1000 से 500 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल माना जाता है। देखिए, 1000 से 500 ईसा पूर्व, और मैंने 600 क्यों नहीं पढ़ा? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में आपको 600 ईसा पूर्व दिखेगा, लेकिन 500 इसलिए माना जाता है क्योंकि वैदिक काल की घटना के बाद और भी जो छोटी मोटी रचनाएं हुई थी, उन सब का विवरण जो है इसी दौरान मिलता है। तो इसलिए 1000 से 500 भी आपको माना जाता है, और 1000 से 600 भी माना जाता है। तो आप अगर ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसा कीजिएगा। अब देखते हैं कि इस समय हुआ क्या था। तो इस समय उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना था इस समय को। तो इस समय सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इसको ब्राह्मण्स बोलते हैं, अरण्यक, संहिताज, उपनिषद और वेदांशों की रचना हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे सूक्त ये सब हुए थे। तो ये काल भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों का। इसके डेट्स को भी हम लोग को याद रखना है।
अब चलते हैं 600 ईसा पूर्व। देखिए 600 ईसा पूर्व मैंने इसके पहले क्लासेस में भी बताया था कि अंग और बहुत सारे महाजनपदों का उदय इसी काल में हुआ था। 600 ईसा पूर्व लगभग याद रखिएगा, 600 ईसा पूर्व अंग और महाजनपदों का उदय, बहुत सारे महाजनपद का वहां पर उदय हुआ। इसके बाद का काल है भगवान बुद्ध का काल, जो सबसे प्रसिद्ध रहा है। देखिए भगवान बुद्ध का काल, ठीक है, इनको भगवान माना भी गया था क्योंकि इनको महात्मा भी कहा गया था, महात्मा बुद्ध। अब एक चीज, ऐसे इनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। देखिए 563 ईसा पूर्व तो इनका जन्म ही हुआ था, ठीक है, और 483 तक ये रहे थे। आप सबसे पहले देखते हैं कि इनकी जो बेसिक जानकारी, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी, एक कपिलवस्तु नगर जो वहाँ पे है नेपाल के पास, ठीक है, नेपाल में ही हुआ था, लुम्बिनी में मतलब हुआ था, और कपिलवस्तु के निकट में ये नगर था। अब देखिए पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, जिसको सरमन बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो उपदेश ये दिए थे सारनाथ वाराणसी के पास है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब है कि ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में, सबको पता है, बिहार में स्थित है ये। अब निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ये कुशीनगर, ये उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो इतना समझ में आ गया। 563 से 483 ईसा पूर्व बुद्ध का काल। इसके बाद है 528 ईसा पूर्व। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय भगवान बुद्ध ने 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति की थी। और देखिए ज्ञान प्राप्ति जब की थी तो उसी वक्त इनका नाम तथागत भी कहलाया था। इन्हें लोग तथागत भी कहते हैं और महात्मा भी कहते थे। उसी वक्त से ये बुद्ध कहलाए थे क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। अब है 544 ईसा पूर्व। देखिए 544 ईसा पूर्व जो है, अब यहाँ से शासन व्यवस्था थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। देखिए 544 ईसा पूर्व 544 बिफोर क्राइस्ट। देखिए मगध का उत्कर्ष, सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक मगध, ठीक है, और उसमें प्रथम हर्यक वंश के मगध नरेश बिंबिसार का राज्यारोहण, मतलब बिंबिसार ने फाउंडेशन डाल दिया था। हर्यक वंश के जो थे रूलर थे, उन्होंने मगध के शासन की कमान संभाल ली थी। कब, तो 544 ईसा पूर्व। क्लियर है। अब देखते हैं 544 के बाद देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्क यहाँ पे ये है बात कि 540 से 468 अभी हम लोगों ने भगवान बुद्ध के बारे में जाना। अब जस्ट उन्हीं की तरह थे जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर, उनका काल था। तो भगवान महावीर का काल कब से कब रहा, तो 540 से 468 ईसा पूर्व। अब देखिए इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, जो कि बिहार में है। क्लियर है। अब है कि इनको निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में, यानी कि मतलब निर्वाण का जो था, निर्वाण की प्राप्ति वो पावापुरी बिहार में, यानी कि मृत्यु। अब है 498 ईसा पूर्व। ये देखिए 498 ईसा पूर्व क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वर्धमान का, यानी वर्धमान किनको, महावीर को ही बोला था, जुम्बिक ग्राम के निकट और ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहले इतना लंबा हो गया, थोड़ा इसको समझते हैं कि भगवान महावीर जो हैं उनको वर्धमान भी कहा जाता है। तो उनका जुम्बिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल के वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो 42 वर्ष की आयु में हुई थी, और वो सर्वज्ञानी बने थे। यहाँ देखिए, अच्छा एक बात और, तो सर्वज्ञानी बने थे तो एक और पदवी थी कैवल्य की प्राप्ति। देखिए, और इसी समय उनको एक दो और नाम दिए गए, तो वो हैं, जैसे उनको अरहत कहा जाने लगा। देखिए अरहत जिन कहा जाने लगा, और केवलिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन ऐसे यूपीएससी और बीपीएससी में पूछ दिए जाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जिन, अरहत और केवलिन जब कहलाए तो ये था 42 वर्ष का आयु। ठीक है, समझ में आ गया। अब है 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व। ये काल देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है। जो बिंबिसार थे, हर्यक वंश के संस्थापक, वहाँ पे उन्होंने शासन शुरू किया था। और फिर मगध नरेश, देखिए हर्यक वंश में वहाँ पर हम लोगों ने इसके पहले देखा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हर्यक वंश के मगध नरेश बिंबिसार का राज्यारोहण। अब वहीं से ये बात रिलेटेड है। देखिए मगध नरेश बिंबिसार का देहावसान, क्योंकि मगध की राजधानी तो वो ट्रांसफर कर चुके थे यहाँ पर। अब देखिए इनका देहांत हो जाता है और उनके पुत्र अजातशत्रु शासन आरंभ कर देते हैं। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि 492 में क्या हुआ था, तो ये भी कह सकता है कि बिंबिसार की मृत्यु हुई थी, या फिर ये भी कह सकता है कि उनके पुत्र अजातशत्रु का शासन आरंभ। तो आप दोनों एस्पेक्ट से इसको देखिएगा। अब है 483 ईसा पूर्व। तो 483 ईसा पूर्व कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और किसके काल में, जब ये राजा थे तो इसी के काल में हुआ होगा, तो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है,
अब इसके बाद है 468 ईसा पूर्व। देखिए 468 ईसा पूर्व, तो 468 ईसा पूर्व में क्या हुआ, तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर का पावापुरी में देहांत। जैन धर्म के संस्थापक महावीर का पावापुरी में देहांत हो गया 468 ईसा पूर्व में। अब नेक्स्ट है कि 459 ईसा पूर्व में क्या हुआ, तो 459 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि अजात शत्रु का भी देहांत हो गया। और उसके बाद कौन आया, तो उदयन। तो उदयन का शासन होगा, यहाँ पे शासन गलती से हो गया, शासन आरंभ हुआ था, उदयन का शासन आरंभ हो गया था किसकी मृत्यु के बाद, अजात शत्रु की मृत्यु के बाद। ठीक है, इससे पहले तो बिंबिसार थे। तो ये इस तरह से सीक्वेंशियल आपको याद रखना है। अब 455, तो 455 ईसा पूर्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना इसी वक्त हुई थी। पाटलिपुत्र नगर यानी कि मगध साम्राज्य की राजधानी ये उसी वक्त बनी थी। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये भाग पसंद आया होगा और ये शुरुआत अच्छी लगी होगी। और इतिहास के आने तक, आधुनिक भारत के इतिहास के आने तक ये सीरीज ऐसे ही चलेगी। तो पढ़ते रहिए और अपनी जानकारी को इनक्रीज करते रहिए। धन्यवाद।